ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 3, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मू तियनबेई के सामने हवा में एक छोटी सी लड़की फ्लोट कर रही थी, एक छोटी लाल रंग की प्रिंसेस ड्रेस पहनी हुई जैस्मिन। तूफान की बर्फ उसके आसपास घूमती है, पर उसके शरीर पर एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं लगता। मू तियनबेई उस लड़की को ब्लैंक नजर से देखता रहता है। उसका चेहरा इतना रिफाइंड और खूबसूरत है कि ब्लू विंड एम्पायर के सबसे अच्छे आर्टिजन्स भी ऐसी पोर्सलेन डॉल नहीं बना सकते। लेकिन उसके छोटे और प्यारे चेहरे पर एक ठंडी, उम्र से परे ग्रिम एक्सप्रेशन है, जो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं खाती। वो अपनी बर्फ से भी ज्यादा नाजुक उंगली उठा के मू तियनबेई की तरफ पॉइंट करती है। उसकी आंखों में लाल खून सी रोशनी चमकती है। जैस्मिन धीरे से बोलती है, तुम मरना कैसे चाहते हो? अब आगे। मू तियनबेई का पूरा बदन कांप रहा था। वो डर के बोलता है, तुम कौन हो? उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी लड़की उससे ऐसे डरा देगी कि उसका पूरा शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाए। जैस्मिन अभी सिर्फ हाफ सोल फॉर्म में थी। उसका पावर उसके असल फॉर्म का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन मू तियनबेई के लिए वो भी एक नाइटमेयर जैसे प्रेशर था। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत छोटी सी लड़की उसे ऐसे लग रही थी जैसे मौत का खौफ उसके सामने खड़ा हो। उसका हर हिस्सा बिना कंट्रोल के हिल रहा था। जैस्मिन के नरम होंठ हल्की सी स्माइल करते हैं। वो ठंडी आवाज में बोलती है, ये प्रिंसेस तुम्हें पहले ही चांस दे चुकी थी कि तुम अपनी मौत का तरीका खुद चुनो। तुमने मना कर दिया, तो अब ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए चुनती है। गायब हो जाओ। ऐसा कहने के साथ ही जैस्मिन अपना छोटा सा हाथ हवा में हल्की सी स्लाइस करती है। बैंग। एक हल्की सी धमक होती है जो बर्फ के तूफान में डूब जाती है। एक छोटी सी आवाज के साथ ही मू तियनबेई का शरीर तुरंत फट जाता है, या सही कहें उसका पूरा शरीर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर वो टुकड़े और छोटे होते जाते हैं, बारीक धूल से भी छोटे, और फिर पूरा शरीर पूरी तरह से हवा में गायब हो जाता है। एक भी निशान नहीं बचता, जैसे वो कभी था ही नहीं। मू तियनबेई को ऐसे खत्म होते देखकर भी जैस्मिन का चेहरा बिल्कुल इनडिफरेंट रहता है। वो अपने हाथ से एक मिस्टिकल प्रोफाउंड फॉर्मेशन बनाती है, जो तेज घूमकर उसके सीने के अंदर चला जाता है। फिर जैस्मिन खुद भी वहां से गायब हो जाती है। सिया किंग्यू को लगा था कि मू तियनबेई के इतने करीब होने पर अब बचने का कोई चांस नहीं है। वो अपना फ्रोजन क्लाउड डोमेन एक्टिवेट करने वाली थी, पर अचानक उसे महसूस होता है कि मू तियनबेई का प्रेशर खत्म हो गया है। जब वो पलट कर देखती है, मू तियनबेई कहीं नजर नहीं आता। वो रुकी नहीं, बल्कि युनचे को लेकर और तेज भागती है, बर्फ के पहाड़ों को पार करते हुए। जब जैस्मिन वापस आती है, युनचे तुरंत पूछता है, काम हो गया? जैस्मिन गुस्से से कहती है, तुम्हें लगता है कोई मेरे हाथ से जिंदा बच सकता है? युनचे फिर पूछता है, और फेन जुएचेंग का क्या? तुमने उसे भी खत्म किया? जैस्मिन ठंडी आवाज में बोलती है, मैंने सिर्फ एक आदमी को मारने का वादा किया था। फेन जुएचेंग मुझे परवाह नहीं। युनचे गुस्सा करके बोलता है, शिट, अगर फेन जुएचेंग जिंदा है तो मैंने फेन जुएबी को बेकार में मारा। वो बस फेन मोली को बता देगा और सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही फेन जुएबी को मारा। अगर ऐसा ही होना था तो उस वक्त मैं खुद ही अपने हाथों से फेन जुएबी को खत्म करता। जैस्मिन बिना परवाह किए बोलती है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। युनचे चुप हो जाता है। फिर वो पूछता है, मू तियनबेई की लाश, क्या वो वहीं पड़ा है जहां वो हमें पकड़ने वाला था? जैस्मिन कहती है, मैंने उसे पूरी तरह से मिटा दिया है। न लाश, न एक राख का टुकड़ा बचा। तुम्हें उसके लाश का क्या करना था? युनचे का चेहरा लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, अरे, मू तियनबेई हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस का फोर्ट मास्टर था। फोर्ट मास्टर, समझी? उसके स्पेशल रिंग में जरूर कई सेक्ट ट्रेजर्स होंगे या कोई वर्ल्ड शॉकिंग सीक्रेट। तुमने उसे ऐसे ही गायब कर दिया। कम से कम उसे आधा ही काट देती, टाइम भी बच जाता और उसका रिंग भी मिल जाता। तुम बड़ी होकर पक्का एक खराब औरत बनोगी। जैस्मिन कोल्डली स्नॉट करते हुए कहती है, जब तुम खुद उसे मार नहीं सकते थे और मुझे बुलाया तो अब बकवास मत करो। युनचे चुप हो जाता है। पलटकर वो फेन जुएचेंग को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन बर्फ के इस मैदान में रास्ता ढूंढना इम्पॉसिबल था। सिया किंग्यू भागते वक्त कोई निशान नहीं छोड़ती, और जो थोड़े बचे भी होंगे वो बर्फ के तूफान में मिट चुके होंगे। जैस्मिन फिर बोलती है, अब मैंने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी सील कर ली है। अगले लंबे समय तक मेरी पावर सिर्फ पॉइजन निकालने के लिए यूज होगी, बाहर रिलीज नहीं कर पाऊंगी। ये सील मैं खुद भी नहीं तोड़ सकती।
अगर तुम फिर किसी डेंजर में फंसे तो बस दुआ करना। युनचे पूछता है, कितने टाइम तक ये सील रहेगी? जैस्मिन कहती है, मैंने कैजुअली एक सीलिंग प्रोफाउंड फॉर्मेशन बनाई है, पता नहीं कितना चलेगी। सबसे कम 1 साल, सबसे ज्यादा कुछ 10 साल भी हो सकते हैं। ये सुन के युनचे का चेहरा बन जाता है। 2 घंटे भागने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि मू तियनबे उनका पीछा नहीं करेगा, शिया किंगयू युनचे के साथ बर्फ पर गिर जाती है। युनचे आइया बोलता है और उसके ऊपर गिरकर उसे जोर से पकड़ के ठरकी वाली झप्पी दे देता है। शिया किंगयू की प्रोफाउंड एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल हो गई थी। वो सांस संभालती है, फिर युनचे को हल्की सी फोर्स से हटाकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ना हो। वो ठंडी आवाज में बोलती है, खड़े हो जाओ, अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हारे इंटरनल इंजरीज का कुछ नहीं हुआ। युनचे खड़ा होकर अपने कपड़ों से बर्फ हटाता है। तभी वो स्टंट हो जाता है। शिया किंगयू का फेस वेल यानी चेहरा का नकाब कहीं गिर गया था। उसका चेहरा सामने था, इतना खूबसूरत कि सांस रुक जाए। उसकी स्नो ड्रेस तूफान में उड़ रही थी और उसका चार्म लेजेंडरी स्नो वुमन को भी पीछे छोड़ दे। शिया किंगयू देखती है कि युनचे चुप है और उसका चेहरा घूर रहा है। वो अपने चेहरे को टच करती है और रियलाइज करती है कि उसका वेल नहीं है। वो साइड में देखते हुए पूछती है, फेन जुएचेंग और फेन मोली तुम्हें प्रिंसेस कंगयुए की वजह से मारना चाहते थे, लेकिन मू तियनबे क्यों तुम्हें मारना चाहता था? युनचे कहता है, मू तियनबे ने मुझे एक बार हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस ज्वाइन करने बुलाया था और ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का मजाक उड़ाया। मैं भी उसका मजाक उड़ा दिया और मैंने उसके कोड डिसाइपल को भी हर्ट किया, इसलिए वो मुझसे नफरत करता था। बस इतना ही। शिया किंगयू धीरे से बोलती है, मू तियनबे नॉर्दर्न पासेस का नंबर 1 है और कोई उसे ऑफेंड नहीं करता। ऐसे लोग कभी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मास्टर से सुना था कि वो हमेशा घमंडी और स्वार्थी रहा है। ऐसे लोगों को फ्यूचर में अवॉइड करना ही बेहतर है। युनचे हंसकर बोलता है, मैं कभी किसी को पहले ऑफेंड नहीं करता, वो खुद मेरे पास आते हैं। बस मैं सीख गया हूं कि जो मुझे ऑफेंड करे उससे कभी माफ नहीं करना चाहिए। किंगयू मेरी वाइफ, तुम ना होती तो मैं मू तियनबे के हाथ मर जाता, लेकिन तुम तो मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा। वैसे तुम यहां कैसे थी? क्या तुमने देखा कि मैं अभी तक रिकवर नहीं हुआ, इसलिए चुपके से मेरा पीछा कर रही थी? शिया किंगयू बिना आंखों में देखे बोलती है, मैं बस यहां से गुजर रही थी। उसके टोन और चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करके बोलती है, मू तियनबे अब हमें नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हारी इंजरीज हील हो चुकी हैं, तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी 70% रिकवर हो गई है, तुम खुद को संभाल सकते हो, ध्यान रखना। यह कहकर वो मुड़कर चलने लगती है। युनचे जल्दी से आगे बढ़कर कहता है, अरे रुक जाओ, सच्ची में वो सब फेन जुएचेंग को बेवकूफ बनाने के लिए बोला था। मैं अभी सिर्फ 50% ही रिकवर हुआ हूं। कुकू कॉफ कॉफ। मेरी प्रोफाउंड एनर्जी भी सिर्फ 30% ही वापस आई है। अगर फेन जुएचेंग या मू तियनबे मुझे फिर मिल गए और तुम नहीं रही तो मैं मर भी गया तो चलेगा, लेकिन तुमको विडो बना के कैसे जा सकता हूं? शिया किंगयू की भौहें हल्की सी ट्विच होती हैं। युनचे ड्रामा करता है, हम लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ को एक साथ सोना, एक साथ मरना, साथ में मुश्किलें झेलनी चाहिए। अब जब मैं परेशान हूं, तुम्हें अपनी पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए और मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अरे रुक जाओ ना। शिया किंगयू बिना ध्यान दिए उसके आसपास से निकल जाती है और बर्फ पर नॉर्थ की तरफ चलती है। युनचे गुस्से से कहता है, तुम मुझे यहां ऐसे अकेला छोड़ के जा रही हो? शिया किंगयू जवाब नहीं देती। थोड़ी दूर जाकर रुककर बहुत हल्की आवाज में बोलती है, क्या खड़े हो अभी तक? जल्दी मेरे पीछे आओ। युनचे तुरंत खुश होकर कहता है, जैसा तुम्हारा कमांड माय वाइफ। वो तुरंत हल्की सी छलांग मारकर उसके साथ आ मिलता है, बिना इसके कि वो इंजर्ड लगता हो। दोनों नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं और बर्फ के तूफान में गायब हो जाते हैं। युनचे के दिल में वो शिया किंगयू की मदद के लिए ग्रेटफुल फील करता है। मू तियनबे जैसे सेक्ट मास्टर क्लास एक्सपर्ट का सामना करते हुए उसने अपनी जान रिस्क में डाली उसे बचाने के लिए, लेकिन साथ ही युनचे कंफ्यूज भी है। हेवनली सोर्ड विला में मिलने पर वो बिल्कुल इंडिफरेंट थी, न पास आई, न रिजेक्ट किया, न कोल्ड, बस एक अजीब दूरी। उनकी शादी के कुछ दिन बाद युनचे ने उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अलग होने के लंबे समय ने वो सारी यादें मिटा दी। अब उसकी नजर में शायद युनचे सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ नाम का पति था, लेकिन आज जब उसने उसका पीछा किया और उसकी जान बचाई, युनचे फिर कंफ्यूज हो गया। आखिर दुनिया में सबसे मुश्किल चीज जो एक आदमी कभी समझ नहीं सकता, वो है एक औरत का दिल।
युनचे और शिया किंगयू ऐसे ही साथ साथ चल रहे थे। दोनों ब्लू विंड एम्पायर के यंग जनरेशन में सबसे स्ट्रांग जोड़ी थे। दोनों सीधा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, पर सच बोलें तो उनको खुद भी नहीं पता था कि आगे किस डायरेक्शन में क्या है। सिर्फ बर्फ से ढकी हुई जमीन और तेज ब्लिजर्ड दिख रही थी। न कोई रिवॉर्ड मिला, न ही कोई डेंजर सामने आया। प्रोफाउंड बीस्ट्स का एक भी साया तक नहीं दिख रहा था। युनचे लगातार बक बक करता रहा, शिया किंगयू से अलग अलग सवाल पूछता रहा, फिर अपने आप ही उससे शिया युएनबा के बारे में पुरानी बातें बताता रहा। शिया किंगयू का रिएक्शन हमेशा कोल्ड और इंडिफरेंट था। कभी कभी वो बस हल्की सी जवाब देती थी। चलती हुई उसके हाथ बर्फ और आइस को हटाते रहे, पर पूरी प्रोसेस में कुछ नहीं मिला। युनचे कहता है, चिंग युए मेरी बीवी, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं? जैसे मैं कैसा हूं तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद, मैं कहां कहां गया, या फिर किसी ने मुझे सताया या नहीं? शिया किंगयू एक्सप्रेशनलेस बोलती है, तुम्हारे नेचर के साथ यही बड़ी बात है कि तुमने किसी को बुली नहीं किया होगा। तुम्हें कौन सताएगा? फिर उसकी आंखों में एक हल्का सा नूर आता है और फाइनली वो अपने आप एक सवाल करती है, पर मुझे ये जानना है, इस दौरान तुम इतना कैसे पावरफुल बन गए? शिया किंगयू ने पहली बार खुद सवाल पूछा। युनचे तुरंत सीरियस हो गया और बोलता है, ये बात मेरी सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बताता, पर तुम मेरी बीवी हो इसलिए अलग बात है। मैं एक मास्टर से मिला, उसने मेरी प्रोफाउंड वेन्स को ठीक कर दिया और मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। और हाँ, कुछ स्पेशल एडवेंचर भी हुए मेरे साथ। इसी वजह से मैं आज ऐसा हूं। शिया किंगयू की आंखों में सरप्राइज की चमक आई। वो बोलती हैं, तुम्हारे मास्टर? इतने छोटे टाइम में तुम्हें इतना पावरफुल बना दिया? तुम्हारा मास्टर जरूर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन होगा। युनचे कुछ पल रुकता है और जब कोई और सवाल नहीं आता तो वो तुरंत बोलता है, तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि मेरा मास्टर कौन है? शिया किंगयू कोल्डली बोलती है, ये तुम्हारी प्राइवेसी है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। युनचे मुस्कुराता है और कहता है, मेरा मास्टर सच में रिमार्केबल है। तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगी कि वो इतना रिमार्केबल क्यों है। उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, पर वो कोई अच्छा मास्टर नहीं था, क्योंकि सच बोलूं तो उसने मुझे प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया। बस डायरेक्टली मेरे दिमाग में नॉलेज भर दी और कहा कि खुद कॉम्प्रिहेंड करके प्रैक्टिस करो। पर मैं उसका डिसाइपल कभी फेल नहीं हुआ। जो भी उसने मुझे दिया मैंने हमेशा जल्दी समझ लिया, तभी तो मैं आज ऐसा हूं। जैस्मिन की कंटेम्प्ट भरी आवाज युनचे के दिमाग में गूंजती है, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। अचानक युनचे के लेफ्ट हैंड के हथेली में एक अजीब फीलिंग होती है। वो तुरंत हाथ उठाता है और देखकर शॉक हो जाता है। उसकी हथेली स्काई पॉइजन पर्ल की ग्रीन रोशनी से चमक रही थी। ये तो स्काई पॉइजन पर्ल का ट्रेजर डिटेक्ट करने का रिएक्शन था। और अगर स्काई पॉइजन पर्ल रिएक्ट करे तो वो कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं होता, कम से कम स्टार कंसीलिंग ग्रास के रैंक का तो जरूर होगा। ब्लू विंड एम्पायर लौटने के बाद स्काई पॉइजन पर्ल सिर्फ 2 बार रिएक्ट हुआ था। पहली बार स्टार कंसीलिंग ग्रास के लिए और दूसरी बार इविल गॉड्स फायर सीड के लिए, और अब तीसरी बार और डायरेक्शन सीधा उनके आगे ही था। शिया किंगयू पूछती है, क्या हुआ? युनचे कहता है, लगता है हमें जल्दी एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो हाथ जोड़कर बोलता है, चलो आगे चलते हैं। बर्फीला तूफान का नाम ही नहीं था रुकने का। पता नहीं कब से यह तूफान चल रहा था। नीचे बर्फ इतनी ज्यादा थी कि जमीन का पता ही नहीं चल रहा था। दोनों 4 घंटे तक चलते रहे। स्काई पॉइजन पर्ल का रिएक्शन अभी भी था, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। फिर भी युनचे डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ, बल्कि और एक्साइटेड हो गया। इतनी दूर से रिएक्शन का मतलब है कि जो चीज मिलने वाली है वो सिंपल नहीं, कम से कम स्टार कंसीलिंग ग्रास से ज्यादा रेयर तो होगा ही। ये चीज आखिर है क्या? यहां का टेम्परेचर डरावना था। इतना लंबा चलने के बाद ठंड से बचने के लिए प्रोफाउंड एनर्जी बहुत फास्ट कंज्यूम हो रही थी। युनचे का बॉडी चाहे ट्रू ड्रैगन जैसा हो, पर अब उसको भी मुश्किल लगने लगा। बाकी के कमजोर यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स का क्या हाल होगा, सोचा जा सकता है। युनचे ने अपना गर्दन थोड़ा डुबकाया और आगे देखते हुए कैजुअली पूछा, चिंगयुए मेरी बीवी, तुम्हारी मास्टर और सीनियर मास्टर यहां पहले आए होंगे, उन्हें क्या रिवॉर्ड्स मिले थे? शिया किंगयू थोड़ा सोचकर बोलती है, मास्टर यहां 2 बार आई थी और दोनों बार उन्हें बहुत कुछ मिला। पहली बार उनको 3 प्योर क्लाउड जेड और 2 10,000 ईयर ओल्ड ब्लड रेशी मिले। दूसरी बार उनको पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल का एक टुकड़ा, प्रोफाउंड स्पिरिट जेड ड्यू के 3 ड्रॉप्स और एक इनॉर्मस बीस्ट की बोन मिली। मास्टर कहती है यहां 3 सीजन्स होते हैं और हर सीजन का इफेक्ट एक्सट्रीम होता है।
सबसे अनलकी विंटर होता है, क्योंकि विंटर में बर्फीला तूफान सब कुछ ढक देता है तो कुछ पाना मुश्किल हो जाता है। युनचे पूछता है, यहां सबसे वैल्यूएबल चीज क्या मिली है कभी? पर पूछते पूछते वो अचानक रुक गया। शा किंग्यू भी रुकती है, थोड़ा सोच के बोलती है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को कुछ बड़ा मिले वो यूजुअली चुप रहता है, पर मैंने सुना है, मेरी मास्टर कहती थी कि 400 साल पहले किसी ने हेवन बेसिन में एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस ढूंढा था। युनचे शॉक होकर कहता है, एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस? दुनिया के हर्ब्स और ग्रासेस में युनचे को लगभग सब पता था, पर उसने कभी अपने मास्टर से इसका नाम नहीं सुना। आज पहली बार उसने सुना। शा किंग्यू धीरे से बोलती है, एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट है जो हमारे सेक्ट की फ्रोजन क्लाउड सेक्रेड बुक में लिखा है और दूसरे टॉप सेक्ट्स के रिकॉर्ड्स में भी है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह हेवंस का दिया हुआ एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट है जो मॉर्टल वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह हेवंस को अपोज करता है। कहते हैं बहुत सालों पहले एक बार आया था, फिर कभी नहीं। 400 साल पहले शाओ सेक्ट का एक सीनियर ने स्पिरिट साउंड ट्रांसमिशन से सबको बताया था कि उसने हेवन बेसिन में एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस देखा, पर वही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद कभी उसका पता नहीं चला। वो सीक्रेट रेल्म से कभी वापस नहीं आया। शा किंग्यू के ये शब्द, हेवंस का गिफ्ट, हेवंस को अपोज करने वाला ऑब्जेक्ट, इस लोटस की शॉकिंग पावर को दिखाते हैं। युनचे कहता है, ये हेवंस को अपोज कैसे करता है? क्या इससे इमॉर्टल बन जाते हैं लोग? शा किंग्यू सॉफ्टली बोलती है, किसी ने उसे देखा नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं। मेरे मास्टर कहती हैं कि अगर कोई एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस खाए तो बिना प्रोफाउंड स्ट्रेंथ यानी बिना कल्टीवेशन वाला बंदा एक दिन में अर्थ प्रोफाउंड रियल में आ सकता है, और मेरे जैसे कल्टीवेशन पे होने के बावजूद अगर मैं उसे खाऊं तो स्काई प्रोफाउंड रियल में एक स्टेप में ब्रेक थ्रू कर सकती हूं, और उसका पावर इतना जेंटल होता है कि शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। युनचे की आंखें फैल जाती हैं। इतना पावरफुल, बिना कल्टीवेशन वाले को अर्थ प्रोफाउंड रियल्म तक ले जाना और अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के प्रैक्टिशनर को डायरेक्टली स्काई प्रोफाउंड रियल्म में ले आना, यह तो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो ऐसे हाइट्स चढ़ सकता है जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं पाते। हेवंस को अपोज करने वाला ऑब्जेक्ट कहना सही है। युनचे थोड़ा सोचता है, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए, ऑफ कोर्स जो है नहीं। वो पूछता है, ये एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस दिखता कैसा है? शा किंग्यू बोलती है, मैंने रिकॉर्ड्स में देखा है, ये नॉर्मल लोटस से बहुत बड़ा होता है। फुल ब्लूम में इसका डायमीटर 5 फीट तक होता है। पेटल्स एक अजीब सी लाइट ब्लू कलर के होते हैं। युनचे उसे घूर कर बोलता है, क्या वो ब्लू क्रिस्टल जैसा लगता है? हर पेटल ग्लेज्ड क्रिस्टल की तरह शाइन करता है। सेंटर में स्टेमन स्कारलेट रेड होता है जो ग्लो करता है, और जो स्टेम उसे सपोर्ट करता है वो भी डीप ब्लू होता है, पेटल्स से ज्यादा गहरा। शा किंग्यू की आंखों में हैरानी आती है। तुमने पहले रिकॉर्ड्स देखे हैं क्या? युनचे हाथ हिला के बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो उस लोटस की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे पीछे है। शा किंग्यू तुरंत मुड़कर देखती है। उसके होंठ हल्के से खुल जाते हैं और वो पूरी तरह से शोक हो जाती है। उनसे बस 50 कदम दूर एक लाइट ब्लू रंग का सिलुएट दिख रहा था। हां, वो एक लोटस था, एक बहुत बड़ा लोटस फ्लावर। 5 फीट डायमीटर का उसका जेड लाइक ब्लू स्टेम और लाइट ब्लू पेटल्स फ्लोरेसेंट रोशनी से चमक रहे थे। बीच का स्टेमन स्कारलेट रेड था जो एक स्टारी स्काई की तरह ग्लो कर रहा था। यह लोटस बर्फीले तूफान में खिला था, जबकि ऐसे मौसम में तो आम फूल मुरझाते हैं। तेज हवा और बर्फ के बावजूद वो सीधा खड़ा था। उसके पेटल्स या स्टेमन बिल्कुल नहीं हिले। ऐसा लग रहा था चाहे ब्लिजर्ड 10 गुना ज्यादा हो, उसका एक भी पेटल नहीं गिरेगा। पूरा जमीन बर्फ में ढका था, पर यह एक लोटस एक भी बर्फ के टुकड़े के बिना खुला हुआ था। बर्फीले तूफान के इस सफेद दुनिया में वो एक ही और सबसे ज्यादा चमकता हुआ चीज बन गया। शा किंग्यू पूरी तरह से स्टन्ड हो जाती है। वो बोलती है, एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस। उसकी आंखों के सामने जो लोटस फ्लावर था वो बिल्कुल रिकॉर्ड्स में लिखे हुए एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस जैसा ही था। उसके हर फीचर सेम थे। उसके यूनिक पेटल यानी पत्तियों का रंग, उसकी चमक और हवा पानी के झटकों के बावजूद भी उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो आसमान जमीन के सब लिविंग बीइंग से ऊपर खड़ी हो। यह सब प्रूफ करता था कि यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवाइन ऑब्जेक्ट है। इस पल शा किंग्यू की आंखों में डिसबिलीफ भर जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे किसी लेजेंडरी चीज को सामने देखेगी। युनचे उसकी हल्की सी आवाज सुनता है और वो सोचता है,
क्या ये वाकई वो एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस है जिसका तुमने जिक्र किया था? उसका चेहरा भी अजीब एक्साइटमेंट दिखाता है। ये एक लेजेंडरी डिवाइन ऑब्जेक्ट है, एक हेवन अपोजिंग लोटस, और वो भी यहां ऐसे ही मिल गया। इतना सिंपल, इतना लकी। फिर युनचे के दिमाग में ख्याल आता है, रुको, लोटस हमेशा पानी में खिलता है। जिस आदमी ने 400 साल पहले इस एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस को मौत के कगार पर देखा था, उसने कहा था कि उसने इसे हेवन बेसिन में देखा था। क्या यह पॉसिबल है कि हम अभी उसी फ्रोजन हेवन बेसिन पर खड़े हैं, यानी जमे हुए गड्ढे से भरे पानी में खड़े हैं? सिया किंग्यू तेज आवाज में कहती है, कोई शक नहीं, यह बिल्कुल रिकॉर्ड्स जैसा ही है। युनचे देखता है कि सिया किंग्यू के चेहरे पर एक्साइटमेंट की रेयर एक्सप्रेशन है। ऐसी लेजेंडरी डिवाइन चीज उनके सामने है। चू युचान भी यहां होती तो शायद वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाती। सिया किंग्यू आगे बढ़ने लगती है, लेकिन युनचे उसका हाथ पकड़ के रोक देता है। वो कहता है, रुको, अभी पास मत जाओ। अगर 400 साल पहले की वो कहानी सच है तो शायद ये वही लोटस है जो उसने देखा था। मतलब हम अभी हेवन बेसिन पर, यानी जमे हुए पानी के गड्ढे के ऊपर ही हैं। और उस आदमी ने अपने मरने से पहले एक संदेश छोड़ा था। उसने लिखा था कि इस लोटस के पास जरूर कोई खतरनाक चीज छुपी है। सिया किंग्यू अपने कदम वापस खींचती है और सिर हिलाती है। वो सोचती है कि जितना रेयर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट उसे गार्ड करता है। ये बीस्ट्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर की पावर को अब्सॉर्ब करके अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गार्ड करते हैं। और जब टाइम आता है वो उस ऑब्जेक्ट को खुद कंज्यूम करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। इसलिए वो अपनी जान देकर उसे गार्ड करते हैं और किसी को पास नहीं आने देते। युनचे जैस्मिन को पुकारता है, जैस्मिन, यहां आसपास कोई पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट की ऑरा है। लेकिन जैस्मिन का कोई जवाब नहीं आता। युनचे अपनी आंखें बंद करके स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर जाता है और देखता है कि जैस्मिन वाइट जेड बेड पर चैन से लेटी है। उसका चेहरा स्नो जैसा सफेद और हाथों का अजीब सा जेस्चर उसके सीने पर था। उसके आसपास हल्की सी ग्रीन लाइट बार बार चमक रही थी। शायद वो अपने शरीर के अंदर जो घोड़ली पॉइजन है उसे डिटॉक्सिफाई कर रही थी। वो जैस्मिन को डिस्टर्ब नहीं करता और वापस बाहर आ जाता है। अपने सेंसेस चारों तरफ फैलाता है, लेकिन कोई डेंजरस ऑरा महसूस नहीं होती। वो हल्की आवाज में बोलता है, यहां इतना खाली है। अगर कोई प्रोफाउंड बीस्ट होता तो मैं तुरंत देख लेता। और अगर हेवन बेसिन पहले से ही जमा हुआ है तो सब बीस्ट्स बर्फ के नीचे सील होंगे और शायद बाहर ना आए। शायद यहां उतना डेंजर नहीं जितना लगता है। सिया किंग्यू फिर भी बोलती है, फिर भी हमें संभलना चाहिए। हो सकता है कोई प्रोफाउंड बीस्ट बर्फ के नीचे छुपा हो। अगर ये एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस किसी बीस्ट के प्रोटेक्शन में है तो वो जरूर एक्सट्रीमली डेंजरस होगा। युनचे फिर सेंस करता है और कहता है, तुम वहीं रहो, मैं जाकर देखता हूं। सिया किंग्यू मना करती है। वो कहती है, चलो साथ चलते हैं। अगर खतरा हुआ तो हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दिल में टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों लेकर। ऐसे डिवाइन ऑब्जेक्ट्स आम लोगों को कभी नहीं मिलते। वो संभल कर एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस के बिल्कुल पास तक पहुंच जाते हैं बिना किसी एक्सीडेंट के। दोनों एक साथ लंबी सांस लेते हैं। लोटस उनके सामने था। युनचे अपने हाथ रब करता है, एक्साइटेड होकर कहता है, हे लगता है यहां विंटर आना बुरा नहीं था। यह ठंड प्रोफाउंड बीस्ट्स को हमसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है और एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस को टच करता है। सिया किंग्यू तेज चिल्लाती है, रुको, अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो ध्यान से करना। यह डिवाइन ऑब्जेक्ट है, थोड़ा भी गलत हुआ तो इसका ज्यादा पावर वेस्ट हो जाएगा। युनचे कॉन्फिडेंट होकर हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं एक जीनियस डॉक्टर हूं। स्काई पॉइजन पर्ल के साथ मैं इसे परफेक्टली ले सकता हूं। एक भी पावर का ट्रेस वेस्ट नहीं होगा। वो अपने हाथ से लोटस फ्लावर के नीचे के डंठल को सॉफ्टली निकालता है। उसके हाथ से ग्रीन लाइट निकलती है। फिर युनचे मुस्कुरा के कहता है, चिंग्युए मेरी वाइफ, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसे अपने लिए रख लूंगा? सिया किंग्यू अपनी आंखों से उसकी तरफ देखती है और ठंडी आवाज में बोलती है, ये एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस तुमने फाइंड किया है, ये तुम्हारा है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। युनचे थोड़ा चौंक जाता है, फिर चुप हो जाता है। ग्रीन लाइट चमकती है और पूरा लोटस स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर चला जाता है। यह प्राइसलेस ट्रेजर था, लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल के सामने इसका वैल्यू कुछ नहीं। युनचे ने इसे आम फूल की तरह आसानी से तोड़ लिया। सब कुछ इतना स्मूथ हुआ कि अजीब लगने लगा। जब वो खड़ा होता है, अचानक जमीन के नीचे से एक भयानक दहाड़ गूंजता है।
पूरा जमीन हिलने लगता है, वाइब्रेशन तेज हो जाता है। युनचे का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत शाकिंग्यू का हाथ पकड़ के कहता है, जल्दी भागो। लोटस गार्ड करने वाला प्रोफाउंड बीस्ट अब जाग गया था और उसका गुस्सा आसमान को हिला रहा था। कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक रोर उनके कानों में पड़ती है। युनचे को लगता है जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा है। दोनों अपनी टॉप स्पीड पर भागते हैं, एक पल में 600 मीटर दूर। तभी जमीन नीचे से फटने लगती है। बूम! पीछे से एक ऐसा दहाड़ आता है जो हेवन और अर्थ को तोड़ दे। युनचे और शा किंग्यू बर्फ में गिर जाते हैं। जब वो पलट के देखते हैं, उनकी आंखों के सामने उनके लाइफ का सबसे शॉकिंग मंजर होता है। आसपास की पूरी जमीन, जो असल में पानी से भरा एक बड़ा गड्ढा था, जो बर्फ से ढका था, उथल पुथल हो जाता है। 30 मीटर मोटी आइस पतले कागज की तरह टूट जाती है और नीचे से पानी की एक बहुत बड़ी वेव और उसके साथ एक जाइगेंटिक व्हाइट फिगर हवा में उछलता है। 100 फीट से ज्यादा उछलकर वो बीस्ट जमीन पर गिरता है। ऐसा धमाका होता है कि आसपास की बर्फ टूट जाती है। वो बीस्ट लगभग 300 मीटर लंबा, पूरे सफेद बालों से ढका हुआ, आदमी जैसा शरीर और भेड़िए जैसा सिर था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे खून हो। जब वो जमीन पर गिरता है, वो एक छोटा पहाड़ लगता है जो आसमान की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। उसका ऑरा 10,000 पहाड़ों से ज्यादा हैवी था। युनचे और शाकिंग्यू उसके सामने 2 छोटी मक्खियां लग रहे थे। वो जितनी दूर भागे थे, बीस्ट ने सिर्फ 2 कदम में कवर कर लिया। दूसरी जगह बर्फीले माउंटेन्स के बीच लिंग युएफेंग एक पुराना रईसी हर्ब तोड़ने ही वाला होता है। जब दूर से प्रोफाउंड बीस्ट की दहाड़ सुनाई देती है, वो तुरंत रुक जाता है। उसका चेहरा शौक और डर से भर जाता है। लिंग युएफेंग कहता है, ये तो टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट की पावर है। हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के अंदर ऐसा बीस्ट कैसे हो सकता है? और इसका रोर, ये गुस्से से भरा है। क्या किसी ने उसके टेरिटरी में घुसकर उसे परेशान किया है? वो शौक में 2 कदम पीछे हटता है, फिर दहाड़ की तरफ उड़ जाता है। दिल से प्रार्थना करता है। वो सोचता है, बस इतना हो कि जो भी इस टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट को ऑफेंड करे, वो हमारे हेवनली स्वॉर्ड विला का बंदा ना हो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर दबाओ बटन लाइक का और करो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो आपने युनचे के ठरकपन देखी ही नहीं। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है।